वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, जैसा कि आप सभी क्वालिफाइड जो लोग हैं उन्होंने फॉर्म भर ही दिया होगा और अपने अपने विषय की तैयारी में जुट गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम तिथि अभी शेष है। ठीक है, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य अध्ययन जो मॉक टेस्ट आपके हर सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, उसके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है ऑफिशियल सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान का, जिसमें 6 यूनिट हैं। पहली यूनिट समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सेकंड यूनिट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। तीसरी यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। चौथी यूनिट मानव एवं पर्यावरण से संबंधित है। पांचवी यूनिट की बात करें भारतीय इतिहास एवं भूगोल, और छठी यूनिट में है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो जो हम मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं आपको, ये जो मॉक टेस्ट है मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें सभी यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके जो एग्ज़ाम में आते रहे हैं। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में 2021 का जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 था उसमें आए थे, उसके आधार पर हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 किसी भी विषय से हैं, हम केवल जनरल पेपर की बात कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। इसी प्रकार हम आगे भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू डे बाय डे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर वहाँ पे डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट देख पाएंगे। और बात करें क्वेश्चंस की, इस 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं आपको, और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होगी वो भी हम उनके साथ साथ आपको देंगे। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने ये खुद से बनाया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद से क्वेश्चन को क्रिएट किया है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो देख पा रहे होंगे, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। काल्पनिक, तदनुभूतिक, अमूर्त और गैर विवरणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या होना चाहिए? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 और 2, और चौथा है 3 व 4। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही आंसर होगा। निदान, अच्छे शिक्षण के लिए निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि सभी आवश्यक हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB या 512 MB। चलिए बात करते हैं पूरी इसके बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए जो इसकी जो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है बिट्स। क्या होती है? बिट्स। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, बिट्स होती है। अब हम बात करें, देखिए 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट्स बराबर 1 निबल। 8 बिट्स को बोलते हैं 1 बाइट। 8 बिट्स किसके बराबर होता है? 1 बाइट के। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, और 8 बिट्स 1 बाइट। तो हमने बताया 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। तो 8 बिट्स में कितने निबल हो जाएंगे? 2 निबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 KB की होता है। 1024 बाइट किसकी होता है? 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB
एक टीबी के बराबर होता है। टीबी का मतलब हम जानेंगे, देखिए तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, 4 बिट्स बराबर होता है 1 निब्बल, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट्स, ठीक है, और 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे, वेब पेज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की ही परीक्षा का ये क्वेश्चन है। वेब पेज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML। क्लियर, HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का मतलब क्या होता है? ये इंटरनेट के लिए काम आता है, IP एड्रेस, ठीक है। और URL का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बात समझ में आ गई होगी, चारों की फुल फॉर्म हमने पढ़ ली। आगे बात करते हैं, WWW की खोज आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष किया? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप चाहें तो देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। WWW की खोज किसने की? बात करते हैं WWW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। WWW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी जो खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने की, किस वर्ष की? सबसे इम्पोर्टेंट हमसे ये पूछा है। तो इसकी जो खोज की थी 1989 में की थी, और इसको बनाया कब गया था? 1990 में। बात क्लियर होती है। आगे बात करते हैं, यूट्रोफिकेशन संबंधित है, एक शब्द है यहाँ पे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो संबंधित है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यूट्रोफिकेशन जो शब्द है वो किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इसके साथ ही जल की गुणवत्ता में कमी भी और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का जो संबंध है जल प्रदूषण से है। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है, यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या? डेसिबल है, मैक है, BOD या फिर रिक्टर स्केल। डेसिबल किसकी है? ध्वनि प्रदूषण मापने की, है ना, डेसिबल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल द्वारा। मैक, BOD। तो जल प्रदूषण मापने की जो मुख्य इकाई वो क्या है? BOD। BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या है? BOD। किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपभोग अधिकतम है? कहने का मतलब ये है इनका, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपभोग अधिकतम है? USA, चीन, भारत और UAE। तो बात करें प्रति व्यक्ति जल उपभोग की, तो सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति जल उपभोग है वो USA में सर्वाधिक है। USA में कितना है? USA की बात करें तो USA में 2842 घन मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल का उपयोग करता है। भारत की बात करें तो भारत में 1089 घन मीटर प्रति व्यक्ति 1089 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इसका क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है? किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपभोग अधिकतम है? USA में है। भारत सबसे ज़्यादा USA में है, कितना है? 2842। और भारत की बात करें तो 1089। और औसत की बात करें, औसत व्यक्ति का मतलब जो वैश्विक औसत है प्रति व्यक्ति जल उपभोग है वो कितना है? वो है 1385 के समथिंग। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। आगे क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो नागोया प्रोटोकॉल की जब बात करें तो नागोया जो प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, जैव विविधता दिवस, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल की बात हमने की, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। अब बात कर लेते हैं पारे से संबंधित कौन सी है? मिनीमाता, जापान की मिनीमाता
जापान में जो एक आपदा थी मिनीमाता करके, वो किससे संबंधित थी? पारे से संबंधित थी। जलवायु परिवर्तन पर कौन सा है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ओजोन क्षरण से कौन सा संबंधित है? बताइए जरा। ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? तो बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम क्या है? कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन के संबंध में सही क्रम क्या है, किस देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन में होता है। ठीक है, चीन के बाद यूएसए के बाद भारत, और अंतिम स्थान, चौथे स्थान पर है रूस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सबसे पहले चीन, फिर यूएसए, फिर भारत, फिर रूस। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। वेदांत की संख्या है, वेदांत की जानते हैं, उपनिषद कितने हैं? 6, सभी को पता होगा। ठीक है, कितने उपनिषद हैं? 6। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। आगे बात करें, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है? खासी, मुंडा, भील, थारू। तो कौन सी जनजाति है इसमें बात करें तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो पालघाट केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बट कहाँ पे है? तो नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और प्रश्न के हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक मृत प्राय तारा, एक पुच्छल तारा। तो सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपको पता ही होगा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते ही हैं 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस आप कमेंट करके बताएंगे विश्व पर्यावरण से संबंधित जो संस्था है उसका नाम क्या है? उसका नाम था क्या है? यूनेप। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ओनली वन इसका राइट आंसर है। 2022 की जो थीम है वो क्या है? ओनली वन। देखिए, जो मैंने ऑप्शन रखे ना, इसके वो इस तरीके से रखे हैं कि आपको पिछले 2-4 साल मतलब उसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये कब की है? 2018 की है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कब की है? 2018 की है। टाइम फॉर नेचर की बात करें तो टाइम फॉर नेचर कब की है? 2020 की है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कब की है? 2021 की है। बात समझ में आ गई होगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2022 की जो थीम है वो है ओनली वन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 की है। टाइम फॉर नेचर 2020 की है। और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली किसकी है? 2021 की थीम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? ठीक है, ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस आपको पता है, ईमेल एड्रेस के पहले क्या होता है? नाम होता है, फिर @ होता है, फिर वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, फिर डॉट होता है, उसके बाद क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो जैसे बात करें नेम @ वेबसाइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नेम @ वेबसाइट @info क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। दूसरा बात करें नेम @ website.info, तो जो ईमेल एड्रेस होता है उसका जो सही प्रारूप क्या है? पहले नाम होता है, फिर
एक @ होता है, फिर वेबसाइट का नाम होता है, चाहे वो गूगल जीमेल हो, चाहे वो आपकी जीमेल हो, चाहे याहू हो, या फिर कोई और हो, फिर डॉट होता है, फिर क्या होता है, इन्फो होता है। ठीक, इन्फो का मतलब इन्फो होता है, एजू हो सकता है, .com हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके पता ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कर्जन 1905 के समय बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्न में से तिथिवार लगाकर कोडित करें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न को तिथिवार लगाकर कोडित करें। बंगाल विभाजन सबको पता है, आपको कब हुआ था? 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जिस कब का हुआ? 1919। तो आप लगा सकते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा? 1905 बंगाल विभाजन एक होगा, फिर उसके बाद होगा 3 किस में है? बी ऑप्शन, फिर 1942, फिर 46। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि हाल ही में चीन के बीजिंग में संपन्न हुए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन। किस शहर में हुए? बीजिंग में हुए। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जो पदक जीते हैं, भारत ने इस बार कोई पदक यहाँ पे नहीं जीता है। ठीक है, भारत की 4 सदस्यीय टीम यहाँ पे गई थी, जिसमें कोई पद नहीं जीता है। और जो प्रथम स्थान पर रहे हैं वो रहे नॉर्वे 37 पदों के साथ, दूसरे स्थान पर जर्मनी 27 पदों के साथ, और तीसरे स्थान पर चाइना। ठीक है, 15 पदों के साथ, और चौथे स्थान पर आगे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे था, दूसरे पर कौन था? जर्मनी। भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 0, कोई पदक यहाँ पे नहीं मिला है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ये आपको सभी को पता है, आर्टिकल 72। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। आगे है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार, बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? संगणक विज्ञान का मतलब है कंप्यूटर साइंस, तो आप जानेंगे। तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है वो होता है ट्यूरिंग पुरस्कार। कौन सा है? ट्यूरिंग पुरस्कार। ये भी लास्ट 2021 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में आया हुआ क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार आप जानते ही हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, हिंदी साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में, और एक कौन सा है? शांति के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में एक है अर्थशास्त्र। ठीक है, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। एबेल पुरस्कार, इसे मैथ का नोबेल कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? तो प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोले तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे CD देशमुख थे। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, याद रखें, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और
22 मई जैव विविधता दिवस। मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट में कि आप कमेंट करके बताएंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 अप्रैल। ठीक है। सिविल सेवा दिवस। नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के बताएंगे कि नीति आयोग के बारे में यहाँ से पूछा है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति। ठीक है, जैसे NITI, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, क्या ये भी सही है। देखिए इसके जो उपाध्यक्ष, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके उपाध्यक्ष अभी कौन थे, राजीव कुमार थे। 1 अप्रैल 2022 से पहले राजीव कुमार थे। अभी वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, नीरज कुमार गुप्ता समिति, गोईपुरिया समिति। तो इसका जो राइट आंसर है नीरज गुप्ता समिति है। ठीक है, इनके अलावा अशोक मेहता समिति है, पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी पंचायत राज से है। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सुधार से है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज से संबंधित है। अगली बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्या है अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन RBI के बारे में सत्य नहीं है। RBI का मतलब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो 1969 है ना, इसकी जगह कब हुआ था, 1949 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1969 को तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसमें। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपने देखे। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो मेरी, देखिए बहुत ही मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आगे ही अगर इस वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार मेहनत करता रहूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं देखिए इस जो टेस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने रखे हैं ना ज़्यादातर, तो वो ऑप्शन ऐसे रखे हैं जिनके बारे में आपसे और बता सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को खुद से लिखा है। ठीक है, ऑप्शंस को मैंने डिफाइन, जो ऑप्शन इस तरीके के नहीं है 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन ऐसे रखे जाएं जिनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको 30 ही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएँ, 30 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे कराने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है, आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो अच्छे से इसको देख पाएंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। इसका जो वीडियो PDF है ना, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो मैं उसी चैनल पे वहाँ पे आपको दे दूँगा सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।